अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका की जारी जंग के हवाले से, जिसमें हर रोज़ मुख्तलिफ नई ख़बरें हम देखते हैं। और रात काफ़ी बड़ी हद तक बमबारी जो है वो अमरीकी तैयारों ने ईरान पर की। और उसके बाद क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि ईरानी सदर जीत का दावा कर रहे हैं या तमाम तर टारगेट्स को हासिल कर लेने की बात कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो ईरानी फ़ौज की जो सलाहियतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर ज़ीरो करने की भी बात करते हैं। और अपने ही बयान में जहाँ एक तरफ वो ये बात कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त भी ईरान के पास सलाहियत है कि वो ड्रोन उड़ा सके। और फिर स्टेट ऑफ होर्मुज़ में वो कहीं ना कहीं बारूदी सुरंगें ईरानी फ़ौज की बिछाने की बात करते हैं। और फिर जहाँ पर वो जीत के दावेदार हैं, वहीं पर वो कई ममालिक से बहरी मदद मांगते हैं कि वो उनकी मदद के लिए आएँ और स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो आपना हुर्मस है उसको खुलवाने के लिए और वहाँ से तेल की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इस जंग में उनका साथ दें। कई ममालिक इसमें ऑलरेडी मौजूद भी हैं जो उनका साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस सारे मामले पर रखते हैं और बार बार वो अमेरिका से ये बात कह रहे हैं कि जंग बंदी की तरफ जाया जाए। दूसरी जानिब ईरान, बेशक अमेरिका के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन ईरान वाज़े करता है कि वो भी कोई अब मुज़ाकरात या कोई डील नहीं चाहता, बल्कि वो एक सबक सिखाना चाहता है। और उसकी वाज़े मिसाल ये है कि हम देख रहे हैं कि तेल अवीव पर और इसराइल के बाकी इलाकों पर बेतहाशा रॉकेट बरसाए जाते हैं। बेतहाशा नुकसान है। वो वीडियोज़ फुटेजेस मंजर आम पर उस तरह से आ नहीं रही हैं क्योंकि पाबंदी है वहाँ पर कोई वीडियो बनाने पर, उसको इंटरनेट पर पोस्ट करने पर। कंट्रोल्ड मीडिया है, अस्पतालों का एक्सेस नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ दावे हैं। यहाँ तक कि जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उनकी हलाकत के भी दावे हैं, जो ईरानी मीडिया आज पहला मौका नहीं है कर रहा है बल्कि कुछ दिन से कर रहा है। और फिर ईरानी वज़ीर आज़म के भाई की हलाकत का भी दावा है जो सामने आ रहा है। फिर उनकी मौजूदगी ना होना इंतहाई अहम मीटिंग्स में बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है, लेकिन इसकी तस्दीक बहरहाल बाज़ाब्ता तौर पर अब तक नहीं की गई है। ये पूरा का पूरा एक इस वक्त का सिनेरियो हमारे सामने है। ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं, उसका जवाब है। और फिर खलीजी ममालिक को ये वाज़े किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से कि वो सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बना रहा किसी भी मुल्क में। वो सिर्फ जो फ़ौजी अहदाफ हैं जहाँ पर अमेरिका के कुछ अड्डे मौजूद हैं या उनके फ़ौजी कहीं पर छुपे हुए हैं, तो वो उन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। और बाकी तमाम तर चीज़ें अगर कोई हैं तो उनकी आज़ादाना तहकीकात कराई जाएँ। वो फॉल्स फ्लैग के ज़ुमरे में आती हैं। शायद कोई और मुलव्विस है जो हवा देना चाहता है और चाहता है कि खलीजी ममालिक भी किसी ना किसी तरह इस जंग में कूद जाएँ। अब तक बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आने वाले दिन कब तक ये जंग जारी रहेगी और किस सिमत में ये तमाम तर चीज़ें जाएंगी, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। और फिर एक सवाल ये भी कि इसका इख्तिताम कब होगा, कब तक हो जाना चाहिए। बज़ाहिर इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में तफसील से हम इस सारी सूरत हाल पर बात करें। इसके साथ साथ एक ऑनगोइंग इशू इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। हमने देखा कि जिस तरह से कुछ ड्रोन्स पाकिस्तान की हदूद में आए, उनको निशाना बनाया गया, नुकसान होने से बचाया गया, लेकिन उसके बाद भरपूर फ़िज़ाई हमले पाकिस्तान ने किए। ना सिर्फ फ़िज़ाई हमले हैं बल्कि क्रॉस बॉर्डर मुख्तलिफ पोस्ट तबाह की जा रही हैं। वो चित्राल का एरिया हो या बाकी एरियाज़ हों, वहाँ पर फ़ितनल ख़वारिज, फ़ितनल हिंदुस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। बट बहरहाल एक सवाल कि जो हम कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान के पास कोई फ़िज़ाई क़ुव्वत नहीं है, फिर ये ड्रोन्स कैसे उन तक आए, किसने पहुंचाए और किस तरीके से ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए, ये वो अहम सवालात हैं। मैं चाहूँगा इन पर भी आज के प्रोग्राम में हम आगे चलकर तफसील से बात करें। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद सदीक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, जिस तरह से बदलती हुई सूरत हाल है, एक जंग है, एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, और हम देख रहे हैं कि ईरान के पास शायद वो फ़िज़ाई सलाहियत इन टर्म्स ऑफ लड़ाका तैयारे नहीं है कि वो जाकर फ़िज़ाई हमले करें। बहरहाल उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी और उनके मिसाइल्स टेक्नोलॉजी ने बहुत हद तक बहुत मुतासिर किया है दुनिया को कि ये इतनी बड़ी सलाहियत रखते हैं। इसकी तैयारी हो रही थी। पहली चीज़ जो मैं बार बार जान रहा हूँ जब से ये जंग का आगाज़ हुआ, और आपकी भी राय इस पर लेना चाहूँगा, कि ये क्या प्योरली एक मिस कैलकुलेशन थी, इस सब के लिए तैयार नहीं थे इसराइल और अमेरिका,
और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो ईरान ने अपनी जवाबी सलाहियत से उनको दिया है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये इंतहाई आला दर्जे की मिसकैलकुलेशन थी अमेरिकन की और इसराइलियों की। और मेरे ख्याल में कि बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी, दूसरे कंट्रीज के लिए भी एक शॉकिंग किस्म का इसका जो रिजल्ट निकल रहा है। उनकी तवक्कुआत भी शायद इस तरह के नहीं थी। उनका ख्याल था कि अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, इसराइल है, ये 200 जहाज़ों की फॉर्मेशन भेज सकते हैं और ये ईरान को जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे 3 से 4 दिन में, सारा कुछ करके, तो कैपिचुलेट करके वो अपना मकसद अचीव कर लेंगे। और फिर उधर एप्स्टीन फाइल से बचत हो जाएगी। यहाँ पे जो क्रिमिनल केसेस नेतन्याहू के ऊपर है, आई होप इज नॉट अलाइव एनी मोर, वो भी चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान ने, देखिए, मैं खुद हैविंग बीन इन द सर्विस एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी सारा कुछ, उसने अपने जो रिसोर्सेज थे, जो अभी आपने जिक्र किया कि जिसमें उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके क्रूज मिसाइल हैं और उसके ड्रोन्स हैं, उनको इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है कि गालिबन शायद वो सारी फोर्सेस होती उसके पास, तो ये मैं एक बड़ी डिफरेंस सी बात कहूंगा, शायद अचीव ना कर सकते, कि उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत करनी पड़ती है। जब प्रोजेक्टाइल्स जमीन से हवा में भी जा रहे हो, जहाज भी उड़ रहे हो, तो आपके लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं। नहीं तो फ्रेट्रिसाइड, यानी कि अपने ही मिसाइलों से गिरने का खदशा होता है। तो उसको बड़े कमाल तरीके से इस्तेमाल किया है। और राइट। दूसरी बात यह है कि उनकी जिस तरह से एक ओपन, उनके वो होते हैं, साइलोज होते हैं या चीजें, जिसको अमेरिका रोज कह रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने सब तबाह कर दिए हैं, तो फिर ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? मैंने कुछ विजुअल देखे जहां पे डेजर्ट के अंदर उन्होंने अंडरग्राउंड साइलोज में से, ऊपर सरफेस पे कुछ भी नहीं है, और वहां से फायर कर रहे हैं। और अभी जो इन्होंने जो फतह 3 है, इसको इस्तेमाल किया है, इसने वाकई, आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से देखें तो इसराइल में तबाही मचा दी है। अब ये मार्क 15 पे वो ऊपर जाता है, तकरीबन 1.5 लाख की बुलंदी पे, वहां से वो नीचे आता है। तो जब वो क्लस्टर 15 छोटे वो वेपन रिलीज करता है, तो अमेरिका के लेटेस्ट सिस्टम के लिए भी उसको रोकना मुमकिन नहीं है, कि ये सिर्फ सेपरेट होने के 12 सेकंड के अंदर स्ट्राइक करता है 15 डिफरेंट टारगेट्स के ऊपर, विद इन 2 से 3 किलोमीटर के अंदर। इतना क्लस्टर होता है, बहुत ज्यादा नहीं। और अमेरिका का जो आयरन, या इनका जो आयरन डोम है अमेरिका का, इसराइल का, उसको 17 से 18 सेकंड चाहिए होते हैं उसको एंगेज करने के लिए। तो आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े इफेक्टिवली यूज किया। और इसके साथ ईरान जो है कमाल महारत से, वो जो जिसको हम कहते हैं कि पेट्रो डॉलर्स को भी हिट कर रहा है। हम्म। अभी जो आपके ये स्क्रीन पे चल रहा है कि जी उसने कहा कि जो युआन में खरीदेगा या रूबल में खरीदेगा, उनके लिए तेल हाजिर है। तो पेट्रो डॉलर्स को हिट कर, यानी इकोनॉमिकली भी हिट कर रहा है, डिप्लोमेटिकली हिट कर रहा है। डिप्लोमेटिकली इस तरह कि आप एग्री करेंगे यानी कि कि जैसे साथ साहब ये एक मुकम्मल अफगानिस्तान के स्ट्रैटेजी ऊपर है इराक के जो ऊपर हमें हमले नज़र के आ लिए। रही है, जिसके तहत आपने जिक्र भी कर दिया। और अब ईरान जो चीनी करेंसी में ख़रीदा गया तेल है, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने देने के बारे में जी। गौर कर रहा है। और फिर एक दिलचस्प बात इस सारे मामले में, जो कि मैं चाहूँगा उसको जावेद सदीक साहब रिस्पॉन्ड करें, कि उन्होंने चीन से भी मदद मांग ली है। बड़ा एक मजाक बना हुआ है जावेद सदीक साहब इस वक्त, कि चीन, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, आप इस पे टैरिफ लगा रहे थे, आप इसको पता नहीं क्या क्या कुछ करार दे रहे थे, और अब आप चीन से भी मदद मांग रहे हैं। और एक ही सांस में आप दोनों जुमले कहते हैं। एक तरफ ये कि हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, आप कहते हैं हमने उनकी मिलिट्री सलाहियत ज़ीरो कर दी, और फिर कहते हैं कि खुदा का वास्ता है बाकी मुल्क भी आए हमारी मदद करें। ये हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? ये बुखलाहट है? ये क्या है? जावेद सदीक साहब कैसे देख रहे हैं इसे आप? जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पहले तो हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वियतनाम एक छोटा सा मुल्क, और आज से 50 साल पहले या 40-45 साल पहले छोटा सा मुल्क, बिल्कुल निहत्था मुल्क, और उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई उसके पास एयरफोर्स नहीं थी। इन अमेरिकन ने उस दौर में अपना सारा जोर लगा दिया, अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, नेपाम बम गिराए जो आग लगाते थे, और उन्होंने हर चीज को जलाकर खाकस्तर कर दिया था। वो कौम इनसे नहीं हारी और इनको वहां से वापस आना पड़ा। शिकस्त के बाद। और अफगानिस्तान 2 दफा, अफगानिस्तान में इन्होंने बेशुमार कोशिश की,
अफगानिस्तान में जो 9/11 के बाद इन्होंने तबाही मचाई, लाखों लोग मारे, हजारों अपने भी मरवाए, और उस जंग से पहले ये प्रोपेगेंडा किया गया। आपको याद होगा कि अमेरिकन मीडिया ने कहा कि हमारा एक सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर जो है, उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके पास लाखों रुपए, लाखों डॉलर मलियत का सामान है, जो कि इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, जो कि इस जंग का चंद दिनों में फैसला कर देगा। लेकिन आपने देखा कि कई साल के बाद वो यहाँ से जान छुड़ा के भागे। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, अच्छा जावेद साहब, ईरान को आपने हमको, आपने इराक को क्यों मिस कर दिया यहाँ पर, जब आप जी तारीख इराक बता भी ही है, रहे थे? और इराक वेपन्स से ऑफ भी इनको मास डिस्ट्रक्शन हम सुन रहे थे, और फिर कहते थे वेपन्स ऑफ पता नहीं मास क्या निकलेगा डिस्ट्रक्शन, वहाँ। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक बिल्कुल अफसाना था जो गढ़ा हुआ था, और अब उनको इस पे शर्म नहीं आती कि वो माफी मांगे। एक मुल्क को इस तरह तबाह बर्बाद किया जाकर, मासूम लोगों को मारा, लाखों लोग मारे गए। अब ईरान का जहां तक ताल्लुक है, ईरान पर इन्होंने शुरू से ही सैंक्शंस लगाई हुई थी, और इनका ख्याल था कि ईरान जो है उसके पास एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस उसका बहुत कमजोर है, और इन सैंक्शंस के बाद बायस जो है ईरान कोई उनका ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन ईरान ने एक बड़ी तैयारी की, और 40 साल उन्होंने ये सारी सिचुएशन जो है इसको स्टडी किया। अंडरग्राउंड उन्होंने अपनी नेटवर्क्स बनाए, और उन्होंने ऐसे चैनल्स बना दिए ज़ेर ज़मीन जिनसे वो लड़ रहे हैं। उनके मिसाइल जिनसे ये खौफजदा है, और उनके ड्रोन्स और उनके बाकी चीज़ें जो है जो वो यूज़ कर रहे हैं इस जंग में बड़ी इफेक्टिवली, वो सारे अंडरग्राउंड है। ये उनके ऊपर बॉम्ब्स मारते हैं और उनको तबाह करने की कोशिश करते हैं, बंकर बस्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक बड़ा मुल्क है, और उसने अपनी जितनी डिप्लॉयमेंट की हुई है अंडरग्राउंड, वो बड़ी कमाल की हुई है। और ये जहाँ पे हमला करते हैं वहाँ इनको कोई कामयाबी नहीं मिलती, और मुसलसल ईरान जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज कर रहा है। इसराइल का तो उसने सत्यानाश कर दिया है। मैंने आज एक वीडियो देखी है कि इंडियन जर्नलिस्ट जो है उसकी वीडियो है, चूंकि इंडियन मीडिया वहाँ इसराइल में है, मौजूद है, जी जी, और उसने उनके दिखाया तो है वो वालिद कि साहब है ना, वो मुल्क उनका। जी उनकी आपस में वो है, अंडरस्टैंडिंग भी है, कोऑपरेशन भी है। मोदी साहब अभी वहाँ गए हुए थे, तो उसने दिखाया कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और उसने दिखाया कि ईरान ने क्लस्टर बम यूज किए हैं, और उनकी वजह से वहाँ पर एक अमेरिकन सफारतकार जो है वो उसका घर सारा तबाह हुआ है। उसने ये भी बताया कि अभी ये नहीं मालूम हुआ कि वो जिंदा है या मर गया है। और जो इमारतें और गाड़ियों में आग लगी हुई है, वहाँ पर एक क़यामत खेज मंजर है। सो मैं समझता हूँ एक तरफ तो जंग में ईरान ने इनको नाकों चने चबा दिए, दूसरी तरफ उसने जो इकोनॉमिक कार्ड खेला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके, उसने तो सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और सारी दुनिया अमेरिका को और इसराइल से कह रही है कि इस जंग को बंद करें, मेज पे आए, मुज़ाकरात करें और डिप्लोमेटिकली इसको हल करें। हत्ता कि बरतानिया के वजीर जो तवानाई हैं, उन्होंने आज ही कहा है कि इसका वाहिद हल इस तनाज़े का ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना या ना खोलना, उसका ताल्लुक इससे है कि आप इस सारे तनाज़े का हल जो है वो डिप्लोमेटिकली करें। तो अमेरिका पर ये प्रेशर बढ़ रहा है कि जंग की इस तमाशे को और इस खूनी ड्रामे को बंद करें, मुज़ाकरात की मेज पर आए, और दुनिया को एक तीसरी जावेद जंग साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट बनने आ गया। बात यह है कि ईरान भी तैयार नहीं है अब, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है, गो कि वो तैयार हैं, लेकिन ये कि अब आज ब्रेक ले लिया जाए और फिर कल दोबारा हमला हो जाए। और जो इस जंग को शुरू करने से पहले उनके साथ हुआ कि आप माहिदे की मेज़ पर उनसे मुसव्वदे तैयार कर रहे थे, माहिदे के आप चीज़ें तैयार कर रहे थे, और वो मान रहे थे आपकी बातें, और वो नहीं चाह रहे थे जंग, और आपने अचानक हमला कर दिया। अब ये कि आज आप जंगबंदी करें और फिर आप 6 महीने के बाद कोई और सोच लेकर आएँ, हमला कर दें, इसलिए ईरान अब नहीं चाहता। उनको गारंटीज़ चाहिए कि उनको गारंटीज़ दी जाएं, तो फिर वो ये सब करेंगे। बाकी रही बात जो इसराइल और जो उनका आयरन डोम है, और जो इन्विंसिबल इसराइल अपने आप को समझता था, बस ये कुछ नरेंद्र मोदी के साथ कोई ऐसा मामला है कि इस जंग से पहले ही
वो इसराइल गए, वहाँ पर जाकर अपने मुल्क को उन्होंने भारत माता यानी कि माँ करार दिया, इसराइल को बाप करार दिया, और फिर बाप का ये हाल है। उनके मुल्क में भी बड़ी तनकीद थी, बट दिस इज़ अ फैक्ट। एक ब्रेक के बाद मैं जुल्फ़िकार राज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार राज साहब की जाने बढ़ूँगा। जुल्फ़िकार साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक जिक्र कर दिया कि क्या वजह है कि मुज़ाकरात का ऑप्शन ओपन नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर गारंटीज़ दी जाएँ तो ये मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। अब जंग पर जो सूरत हाल है, वी आर अवेयर, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। अब व्हाट्स नेक्स्ट, इसको आगे कंक्लूड कहाँ होना है, कितने मज़ीद दिन तक इस सब ने चलना है, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक कुछ असरात, और जितने दिन गुजरते जाएंगे बहुत बड़ी तादाद में असरात पूरी दुनिया तक, पूरे खित्ते तक आते जाएंगे। डू यू थिंक कोई एफ़र्ट्स किसी जगह पर ऐसी हो रही हैं, कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अब इसको कहीं कंक्लूड करें और मज़ीद नुकसान होने से बचाया जाए, या शायद यही सूट करता है फिल वक्त दैट दिस गोज़ ऑन? असलान भाई, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जो जवेद सदीक साहब बात कर रहे थे, वियतनाम की उन्होंने बात की। होता यह है कि जब आप की वार जो है वार ऑफ सर्वाइवल बन जाए, आपकी मौत और जिंदगी का मामला बन जाए और आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे जीत नहीं सकती। वियतनाम में क्या हुआ था कि वार ऑफ सर्वाइवल बन गई थी, उनकी बका की जंग थी। 33 लाख वियतनामी उसमें हलाक हुए और 58,000 उसमें अमरीकी मरे। लेकिन जंग कौन जीता? 33 लाख बंदे मरवाने वाला वियतनाम, जो बहुत ही कमजोर था। वजह क्या थी कि वो अपनी धरती के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए, गैरत के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। आज ईरान भी सेम पोजीशन के ऊपर खड़ा है, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, जब लोग कहते थे कि पता नहीं अमेरिका एक बहुत बड़ा हाथी है, वो खा जाएगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, मैं अपनी विजडम और कुछ इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये बात करता चला रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता कि ईरान से अमेरिका जंग जीत जाए। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो आपको बज़ाहिर नजर आने वाली चीजें हैं कि इसराइल का क्या हशर कर दिया उन्होंने। अभी मैं एक ईरानी जर्नलिस्ट, मेरे दोस्त हमसे बात हो रही थी, उसने कहा कि 2 लाख से ज्यादा बड़े खौफनाक किस्म के मिसाइल अभी भी अंडरग्राउंड अमेरिका ईरान के पास मौजूद है। अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके राब्ते हैं वहां पे। उसने कहा मेरी अभी बात हुई है पाकिस्तान इनकलाब के बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से, कमांडरों से। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने बहुत पुराना स्टॉक निकाला है, अभी तो हमने कई सरप्राइज रखे हुए हैं। और ये जंग इस्लाम भाई जो हो रही है, इसके लिए ईरान ने कई दहाइयां इसकी तैयारी करते हुए उन्होंने लगाई है, और उन्होंने 21-22 साल तैयारी की है पूरी आज के इस दिन के लिए। और पीछे कमिटमेंट हो, पीछे गैरत हो, पीछे सर्वाइवल हो, पीछे एक उम्मत मुसलमा का वो मामला हो, और गाजा के मासूमों की जानें हो और जज्बा हो, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि वो ईरानी क्या करेंगे। और फिर वहां पे 170 बच्चियों का खून भी हो, वहां पे इमाम खमीनी सुप्रीम लीडर का खून भी हो और उसका इंतकाम भी हो, तो मैं ये समझता हूं कि ये अमेरिका के गले पड़ गई है ये सारा मामला। और ट्रंप जान छुड़वा रहे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान के भी तरले कर रहा है, ट्रंप मिडिल ईस्ट के कई ममालिक से राब्ते में है, चीन के तरले कर चुका ट्रंप। वो रशिया जिसके खिलाफ वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, उस प्यूटन के साथ 1.5-2 घंटे की बात करके उसको उसने कहा कि मेरी जान छुड़वाओ। और ट्रंप के जितने एडवाइजर्स हैं वो सारे के सारे उसको कह रहे हैं कि हुजूर इससे जान छुड़वा लें, इससे निकल आए। तो मैं नहीं समझता कि मिस कैलकुलेशन हुई है। हुआ असल में ये है कि ये ज्यूश के ट्रैप में आए हैं ट्रंप साहब। उसका दामाद ज्यूश है, उसका वजीर जंग जो है वो बिल्कुल पागल किस्म का ज्यूश है। और ये ज्यूश का जो एक घेरा उसके गिर्द है, वो सबने उनको घेर गार कर नेतन्याहू ने, इन सारे लोगों ने उसको इस दलदल के अंदर धकेला है। और ये एक ऐसी दलदल है जहां से आप ट्रंप साहब ऐसे सुरखरू होके नहीं निकल सकते। वो कि उसको CIA के साबिक सरबरा और उसके कई एडवाइजर्स कह रहे हैं कि आप फतह का मुक्का लहराते हुए, फतह का निशान बनाते हुए आप यहाँ से निकल जाएं कि जी हमने ईरान को शिकस्त दे दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो सर ये तो वो कर रहे हैं, फतह के आप मुक्के भी लहरा रहे हैं, अब ऐलानात भी कर रहे हैं। अब इस्लाम भी, ये जो जंग है ना, इस जंग के कई स्टेक होल्डर और भी हैं। अब ये
शुरू हुई थी मिडल ईस्ट की चुदराहट से। अमेरिका की ये चॉइस ऑफ वार थी और इसराइल का ये ट्रैप था, उसने शुरू की। अब पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इसराइल ने एक फील्डिंग लगाई हुई थी कि सारे मिडिल ईस्ट के ममालिक को ईरान से लड़ाया जाएगा, फिर फील्डिंग लगी हुई थी कि पाकिस्तान को लड़ाया जाएगा, फिर ये भी फील्डिंग लगी हुई थी जिसपे आपने जिक्र किया कि बलग्राम के अंदर उन्होंने बाकायदा ड्रोन 100-150 भेजा और मोदी और नेतन्याहू ने प्लान करके भेजा कि जब ईरान पे अटैक होगा साथ ही पाकिस्तान पे भी अटैक होगा। फिर साथ ही साथ फॉक्स न्यूज ने और CNN ने खबर ब्रेक करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी अफगानिस्तान ने। हम सारे लोग देखते रहे कि यार इनकी औकात कहां से आ गई कि ये पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, इनके पास जहाज कहां से आ गए, एयरफोर्स कहां से आ गई। लेकिन राइट, बाद में पता चला कि वहां पे 150-200 ड्रोन सही इजराइल है। खड़ा ज़रा है। जुल्फ़िकार साहब, विल कम टू So- दैट टॉपिक लेटर। अफ़गानिस्तान वाले पे हमने आना है, ईरान पे बात आ गई। मैं ज़रा दोबारा साजिद साहब की जानिब जाऊँगा। साजिद हबीब साहब, ये जो B-2 B-52 बम्बार तैयारे और ये पता नहीं क्या कुछ, और इतने ख़तरनाक दिखने वाले और इतनी ज़्यादा बम्बारी, और ये जजीरा जो खारका है, उसके बावजूद मैं हैरान हूँ। कुछ वीडियोस जो इमर्ज होती हैं ईरान से, कुछ इंटरनेशनल मीडिया जो स्टोरीज़ करता है, कुछ सहाफ़ी जो वहाँ से हमें बताते हैं, और फिर अबव ऑल ईरानी सदर का ये स्टेटमेंट कि इन तमाम हमलों के बावजूद, इतने खौफनाक भयानक हमले और बम्बारी के बावजूद, जो मुल्क है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है ईरान में। बाकी तो सारी सरप्राइजेज़ चीज़ें अपनी जगह। थोड़ा सा ज़रा ये जो बम्बार तैयारे हैं, इनके मुख्तलिफ पता नहीं क्या क्या नाम है, आप बेहतर जानते हैं, तफसील से बता सकते हैं। ये बड़ी इनकी दहशत रही है, और ये पिछली दफ़ा भी आए थे, लास्ट ईयर भी फ्लाई करके। ये भी नहीं डरा पाए, मामूलात ज़िंदगी भी चल रहे हैं, इतनी तबाही हो भी रही है। ये किस तरह है ये इक्वेशन सारी की सारी, अगर समझा सकें। सबसे पहले तो ये जो जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, यही फर्क होता है एक 4000 साल पुरानी तहजीब वालों में और एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में दाएं बाएं से पूरी दुनिया से पहुंच के एक मुल्क बनाने वालों में, ये फर्क होता है। राइट। और जहां तक बॉम्बर्स की बात है, B-2 के बाद वो B-1 भी ले आए हैं, और B-1 जो इन्होंने मॉडिफाई किया है उसमें 1.5 लाख पाउंड एक सॉल्टी में आप वेपन लोड कैरी कर सकते हैं करने के लिए। आप उसको छोड़िए, इस वक्त अमेरिका की इन्वेंट्री पे जितने जहाज हैं जो वॉर रिलेटेड हैं वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ, ये इन्होंने वियतनाम में भी ऐसे नहीं किए थे। लेकिन क्या हो रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 बिलियन डॉलर डेली का इनका नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि ईरान में जिंदगी चल भी रही है, अभी उनका अलकुदस रैली में आपने देखा कि उनके सदर साहब भी आए हुए थे। ये एक कौम जब होती है, जैसे अभी जुल्फिकार साहब ने कहा कि जब आप उसको दीवार के साथ लगाते हैं तो वो वैसे ही जो कमजोर भी शेर हो जाता है। ये तो एक तहजीब है, ये तो 4000 साल पुराना तहजीब है। तो ये अभी देखिए जो आपने जिक्र किया, ये 4 इन्होंने B-2 से बमबारी की थी पिछले जून में। उस एक मिशन के ऊपर उनको 6 जगह टैंकर्स के साथ रिफ्यूल किया गया। एक मिशन के ऊपर $37 मिलियन लगे। तो आप देख लें कि डेली इनका कितना नुकसान हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या मिल रहा है। जैसे हमारे सीनियर साथी ने भी कहा कि उन्होंने अंडरग्राउंड अपने साइलोज बनाए हुए हैं, डेजर्ट के अंदर बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर उनकी ये जो दश्ते लूत है या दूसरा जो उनका दश्त है वो उसके अंदर बनाए हुए हैं। तो आई थिंक ये रिजिलियंस है एक कौम का और एक डिटर्मिनेशन है, जिसकी वजह से उनका क्या हाल है। और जहां तक वो बात हो रही थी कि एग्जिट स्ट्रेटजी की, आई एग्री कि ट्रंप ने वो खिलाए लफ्जों में कभी ये बताया कि हमने उनके न्यूक्लियर तबाह करने हैं, कभी कहा उनके बैलिस्टिक तबाह करने हैं, और अब कह चुका है कि सारे तबाह करनी है। तो भाई निकल जाओ, डिक्लेयर करो विक्ट्री और निकल जाओ। लेकिन उसको शायद एप्स्टीन फाइल निकलने देंगी और उसके जो हेक्सिट जैसे उसके वो है क्रूसेडर्स हैं वो उसको निकलने नहीं देंगे। और दूसरा, चूंकि कंट्रोल सारा जायनिस्ट का है, ये एक जिसको हम पढ़ते होते थे सांप के मुंह में छछूंदर वाली सिचुएशन है इस वक्त अमेरिका और इजराइल की। ना उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। मुझे एयर वाइस मार्शल साहब, ये एप्स्टीन फाइल्स का आपने दूसरी दफ़ा जिक्र किया है। डू यू रियली थिंक दिस कैन बी द रीज़न कि इतने अरबों खरबों डॉलर की जंग और इतना नुकसान और इस सब में ये सब कुछ झोंक देना, ये एक जवाज़ नज़र ज़रूर आता है, बट इज़ इट प्रैक्टिकल इनफ कि वाकई दिस कैन बी द ओनली रीज़न कि आपने कहा अच्छा
इससे नज़र उठानी है, आओ इतनी बड़ी जंग लड़ लेते हैं और उसमें मुंह की खाते हैं। अब सिर्फ एक चीज कहूंगा, अब कल का जो ट्रंप ने जिस तरह सीएनएन के मिस कॉलिंस को एप्स्टीन फाइल के ऊपर जवाब दिया है बदतमीजी से, आई थिंक दैट्स गुड एनफ प्रूफ इस चीज का। बिल्कुल सही। जावेद सदीक साहब, मैं इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ आऊँगा। जंग पर हमने बात कर ली बहुत सारी। जो इस वक्त एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है, आज भी जो बयान आया है वो ये कि अरब ममालिक में हमने सिविलियन अहदाफ को निशाना नहीं बनाया, ईरान कह रहा है। इसकी आप तहकीकात करवा लें। इससे पहले उन्होंने माजरत भी की, तुर्की की तरफ, आज़रबाईजान की तरफ मिज़ाइल किस तरह से चले गए, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इज़ देयर एनी फैक्टर ऑफ दिस के जी आग लगाएं, आपस में इनको लड़ाएं? अब यही एक वे फॉरवर्ड है, इससे निकलने का एक यही तरीका है कि ये ममालिक आपस में लड़ पड़ें। और बहुत अच्छी बात है कि 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कोई खलीजी मुल्क इस तरीके से नहीं आया, वो सब्र तहम्मुल का ही मुजाहरा कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी हद तक उन्होंने कुछ रियलिटीज़ देख ली हैं, कुछ दावे और वादे जो उनके साथ अमरीकी हुकाम और बाकियों के थे वो भी खुलकर सामने आ गए हैं उनके दिफा के। किस तरह से देख रहे हैं आप? और अबव ऑल इस सब में ख़ास तौर पर एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ ईरान है, दोनों की अहमियत बहुत है। जो बैलेंस हमने तलाश करना है, जो मेंटेन करना है, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। वो अब तक हमने किया है, कब तक हम कर सकते हैं और करते रहेंगे? देखिए, पहली बात मैं तो यह है कि अगर बजाय इसके कि बाद में मुझे आपको जावेद साहब टोकना पड़े, ऐसे कर लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आके फिर एक ही गो में तसल्ली से आपका जवाब देता हूँ। साथ रहिएगा नाज़रीन। जी वेलकम बैक। जी जावेद सदीक साहब, अब बताइएगा सर, जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया कि बैलेंस मेंटेन करना और बाकी तमाम तर चीज़ें, ये कितना मुश्किल रहेगा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए यकीनन एक ये टाइट रोप वॉक जिसे कहते हैं वो है। और ये बैलेंसिंग एक्ट जो है, इसके लिए बड़ी महारत और बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने पिछले 50 साल में 79 के इनकलाब के बाद जो इमाम खुमैनी साहब ने बर्पा किया था, उस वक्त से अमेरिका ईरान को अपना हदफ बनाए हुए है। आपको याद होगा कि जब इनकलाब आया था तो तेहरान में अमरीकी सफारतखाना में 54 अमरीकी सफारतकारों को यरगमाल बना लिया गया था। और अमेरिका दुनिया भर की मिन्नतें करता रहा कि मेरे यरगमालों सफारतकारों को बचाएं, लेकिन वो बेबस हुआ और उसने एक ऑपरेशन किया था जिसमें कि उसके अपने हेलीकॉप्टर्स, जो कि उसके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लोग थे, कमांडोज वगैरह, वो आपस में टकरा कर तबाह हो गए। और इमाम खुमैनी ने कहा था कि अल्लाह ने इनको आपस में ही टकरा के इनको तबाह कर दिया। ये बिगिनिंग था। उस वक्त से अब तक ईरान को मुसलसल धमकियां मिल रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, रजीम चेंज करेंगे। कभी अंदर से लोगों को उकसा कर मुख्तलिफ ग्रुप्स को इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जमहूरियत के नाम पर, इंसानी हकूक़ के नाम पे मुख्तलिफ मामलात के ज़रिए इस हुकूमत को जो कायम हुई थी 1979 में, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई। इसराइल जो है वो हमेशा कहता रहा कि ईरान एटम बम बना रहा है और ईरान का एटम बम हमारी तबाही का सबब होगा और इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। सो ये एक ईरान की जो इनके साथ मुखासमत है अमेरिका और इसराइल के साथ, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। इसलिए ईरान ने तैयारी की हुई थी और ईरान को आई शुड से कि हैट्स ऑफ टू ईरान कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसकी तैयारी की थी और उसका मुजाहरा अब वो कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है कि ये इसमें जो खलीज के ममालिक हैं, ईरान को इल्म था कि अमेरिका ने यहाँ जो अड्डे बनाए हुए हैं फौजी, वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। क्योंकि ईरान एक मिलिट्री पावर है, ईरान एक पॉलिटिकल पावर भी है और ईरान के अंदर जो विल है टू सर्वाइव वो मौजूद है। और ये उनके लिए ईरान हमेशा तकलीफ़ का बायस था। तो ईरान ने इस सिचुएशन को बड़ा स्टडी किया और उसने जो जंग शुरू होने से पहले ये वार्निंग दे दी थी कि अगर जंग शुरू हुई और अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया तो उनके जितने रीजनल
बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, वो हमारा जायज़ लेजिटिमेट हदफ होंगे, जी। और ईरान ने वही किया है। सो अब जो है वो ईरान ये इनसे कह रहा है, अपने ईरानी सदर ने माजरत भी की है, ही हैज़ अपोलोजाइज्ड टू द नेबर्स, और कहा कि हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन जो आपके यहाँ अड्डे हैं अमेरिकन, वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, इसलिए कि उन्होंने हम पे हमला किया है। और दिन ब दिन वो जो अड्डे यूज़ हो रहे हैं बहरीन में, कतर में, दूसरे मालिक में, कुवैत में और सऊदी अरेबिया में भी हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए उसको रिटेलिएटरी एक्शन करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने अभी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, और कोशिश की है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट जो है वो इनको हिट किया जाए। अब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बहरीन की करारदाद की भी हिमायत की है, और दूसरी तरफ रूस की करारदाद जो है उसकी भी हिमायत की है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट भी किया हुआ है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी के चीफ हैं वो गए हुए थे ये शायद अश्योर कराने के लिए कि वी स्टैंड बाय यू। लेकिन मैं नहीं समझता कि उस हद तक नौबत जाएगी, और सऊदी अरब भी जो है ना, एक ऐसी डिप्लोमेसी जो है, एक बड़ी मैं समझता हूँ कि समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं वो, और वो उन्होंने ये पहले दिन कहा है कि हम इस जंग में शरीक नहीं हैं। और दूसरा ये कि ईरान ने भी वाजे किया कि वो जो मिसाइल लगा था उनकी आरामको की जो ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर, ईरान ने वादे किया कि हमारा ये हमने नहीं किया, किसी और ने किया। सो मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है और उसकी एजेंसी जो है बहुत ही शरपसंद और तखरीबकार एजेंसी मुसाद जो है, उसकी पूरी कोशिश है कि ईरान और इसके नेबरिंग जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो आपस में लड़ पड़े, और उनका रुख उस तरफ हो जाए तो एक और महाज खुल जाए। और इसराइल इस वक्त सारे का सारा जो मिसाइल दागे जा रहे हैं और जो तबाही हो रही है वो इसराइल में हो रही है, और पहली दफ़ा इसराइल की तारीख में उसे ये एक ऐसी खौफनाक जवाब मिला है और उसकी तबाही और बर्बादी हुई है कि इसराइली शहरी जो अपने आप को महफूज और अपने आप को समझते थे कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा जो है दिफाई निज़ाम इनविंसिबल है, नाकाबिल तस्खीर है, उसके तो उन्होंने पक्ष से उड़ा दिए। सो मैं समझता हूँ कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के साथ उनकी बराह रास्त के तसादम हो। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो अमेरिका पे सबसे ज़्यादा दबाव है वो इन्हीं ममालिक का है, नेबरिंग कंट्रीज का। उनकी इकॉनमी तबाह हो रही है। जो यूएई है जो इस वक्त ज़्यादा टारगेट हो रहा है, उसकी इकॉनमी जो है वो तो बिल्कुल मेल्ट डाउन कर जाएगी। इसी तरह जो बाकी तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं खलीज के, उनकी इकॉनमी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। वो समझते हैं, वो अमेरिका को इस वक्त जोर दे रहे हैं कि कोई टेबल पे आए और बातचीत करें। चाइना भी कह रहा है, जुल्फ़िकार साहब की रशिया भी जानिब कह रहा है। बढ़ूंगा। जी। जुल्फ़िकार साहब की जानिब बढ़ूंगा। जी जुल्फ़िकार साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड दैट इज़ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और ये कि कोई मामला ऐसा ना हो किसी भी खलीजी मुल्क के साथ। डू यू थिंक पाकिस्तान वो रोल बेहतर अंदाज में प्ले कर रहा है और कर सकता है? कब तक कर सकता है? जब कल के दिन भी कुछ खबरें आई कि वहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट्स सऊदी अरब में उनको निशाना बनाया, फिर मज़ीद खबरें आती हैं। कब तक ये मामला इसी तरह चल सकेगा? देखिए, आप इस बात का पूरी तरह से यकीन रखें कि पाकिस्तान को ये सारी सिचुएशन का पूरी तरह से इदराक है, और हमारा सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट भी है, और जो पाकिस्तान को रोल प्ले करना चाहिए था, पाकिस्तान बखूबी वो रोल प्ले कर रहा है। ये ईरान को भी पता है, ये सऊदी अरब को भी पता है। और एक खबर मैं आपको देता जाऊं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई है, मुलाकातें स्टार्ट हो गई हैं, और आप ये बिल्कुल इत्मीनान रखें कि जो यहूदियों की साजिश थी, जो मुसाद की और रा की साजिश थी, वो नाकाम होगी। और देखें, आप अगर 1974 में जो पेट्रो डॉलर मुआहदा हुआ था वो क्या था? वो सारे मिडिल ईस्ट के ममालिक को अमेरिका ने इजराइल से पहले डराया, उसके बाद कहा जी ईरान आपको मारता है, हम ईरान से आपको बचाएंगे। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा जी डॉलर के अंदर सारा ऑयल जो है उसकी डील होगी,
और जो डॉलर आपके हमारे पास होंगे वो डॉलर वापस मिडिल ईस्ट में नहीं आते थे, वो सऊदी अरब को वापस नहीं देते। वो कहते हैं कि जी ये इसके बॉन्ड्स आप खरीद लें, ये हमारी इन्वेस्टमेंट पे लगा दें। वो ट्रिलियन डॉलर वो अमेरिका में पड़े हुए। अच्छा, उस सारा कुछ जो कहानी थी, सऊदी अरब ने पहले एग्रीमेंट किया, फिर देखते देखते बाकी ममालिक ने किया, तो उस सारे के मामले में अमेरिका ने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी देंगे। अब ये सारा जो मामला हुआ है, जब ईरान ने सबको फेंटी लगाई है और यहाँ पे एक एक आखिरी अमेरिकन को यहाँ से भगाया है, उनकी बर्बादी कर दी है, उनके रडार से लेके तमाम उनके बैरी भेड़ों तक। इब्राहिम लिंकन जो सिंबॉलिकली एक पूरी दुनिया के अंदर बदमाशी की एक अलामत थी अमेरिका की, उसका जो बेड़ा गर्क कर दिया, आज वो 2100-2200 किलोमीटर दूर जाके अपने तख्त काट रहा है। तो ये एक ईरान ने जब मैसेज दिया है, उसके बाद ये सारों की आंखें खुल गई हैं कि 22 ट्रिलियन डॉलर दे के, तेल दे के, बेइज्जती करवा के तो हमारी हिफाजत तो फिर नहीं हुई। यानी कतर वो मुल्क था जिसके साथ ट्रंप ने एग्रीमेंट किया कि कतर पे हमला, ट्रंप पे हमला, अमेरिका पे हमला। अब वो कतर वाले कहते हैं कि भाईजान हमारी ईंट से ईंट खड़क गई है, ईंट से ईंट बच गई है और आपने हमें फोन करके पूछा भी नहीं। तो ये रियलाइजेशन एक आ गई है मिडिल ईस्ट के ममालिक में। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि अब चाइना बीच में आ गया है, रशिया आ गया है, ये इकोनॉमिक वार बन गई है। ईरान अकेला स्टेक होल्डर नहीं है, पाकिस्तान इसका स्टेक होल्डर है। और अल्लाह ने इस जंग के अंदर से पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग और एक अपॉर्चुनिटी निकाली है। इंडिया की देखे जंगें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जंग हारने वाला भी हारता है, जीतने वाला भी हारता है। जंगें अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन अल्लाह का पाकिस्तान पे करम है कि 10 मई की जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली। जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, हमने हराया अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को। तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की दाग बैठी, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, एयर मार्शल की, फील्ड मार्शल की। राइट। और वो ट्रंप 75 दफा उसने पाकिस्तान को प्रेज किया। तो ये अल्लाह ने उससे अंदर से भी अपॉर्चुनिटी निकाली थी और अब भी पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, आप इत्मीनान रखें, ये जितने मिडिल ईस्ट के ममालिक राइट हैं, जुल्फकार साहब, बिल्कुल इनका पॉइंट कंक्लूजन आपका आ गया। मैं बनेगा ज़रा कि क्विकली, सारे लोग रियलाइज करेंगे और अमेरिका यहाँ से भागेगा। ईरान ने ये मुतालबा कर दिया है कि आखिरी फौजी तक ये जंग जारी रहेगी। ईरान मैं यहाँ ज़रा से क्विकली भागेगा वाइस भी। मार्शल साहब की जाने वापस जाऊंगा टू जस्ट नो अबाउट वन थिंग। सर, जो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है, ये ज़रा थोड़ा सा एक बहुत, अभी ज़ाहिर है नोबडी नोज़, वक्त के साथ पता चलेगा, बट कहाँ ताने बाने मिल सकते हैं इसके कि ये ड्रोन्स का माजरा क्या हुआ। ये थोड़ा सा एक बड़ा सरप्राइजिंग था। और फिर जितना पाकिस्तान फ़िज़ाई हमले कर रहा है और जितने किए हैं, इन पर क्या कमेंट आप करेंगे? क्या ये मज़ीद जारी रहेंगे या अहदाफ हासिल कर लिए हैं, या कोई और शोशा छोड़ा जाएगा तालिबान रजीम की तरफ से जैसे ड्रोन्स वाला सामने आया? ये जो हमले अफगानिस्तान पे पाकिस्तान को मजबूरन करना पड़े असलान साहब, ये बिल्कुल ज़रूरी थे। वरना मेरी ज़ाती राय थी और है कि हर गुजरते दिन के साथ ये फादरलैंड और मदरलैंड जो थे, इनका नेक्सस बढ़ता हुआ इन्हीं को, इसको टीटीपी को, अफगान तालिबान को, बेसिकली अफगान तालिबान को और टीटीपी को करता रहता। ये बगराम को पूरा मेंटेन कर रहे थे। वहां पे ये इजरायली जो है ड्रोन, छोटे अभी बड़े भी थे वहां पे, जिसको हमने बिल्कुल सही इंटेलिजेंस के साथ उसको हमने तबाह किया है। और अभी हमने जिसको कहते हैं कि सही अपनी पावर अल्हम्दुलिल्लाह यूज नहीं की। अल्लाह ताला का बड़ा करम है हमेशा की तरह। और ये बहुत ज़रूरी था कि ये किया जाए, वरना ये यहाँ से फारग होने के बाद जो बिल्कुल नेतन्याहू का 40 साल पुराना ख्वाब है कि ईरान के बाद जो कि शटर हो गया, यहीं पे पाकिस्तान की तरफ आना था। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ इसकी थी कि पाकिस्तान अकलौता इस्लामी मुल्क है जिसके बम को ये इस्लामी बम कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि ये देखिए, जो अफगान तालिबान रजीम है, ये वो पैसा लेके किसी के लिए कत्ल कराए के कातिल होते हैं, ये उस तरह के जिन्होंने पाले होते हैं कातिल, ये वो हरकत पे आ गए थे। और इनको ये रोकना बहुत ज़रूरी था, वरना ये मेनेस बढ़ता जाता कि ये छोटे ड्रोन्स हो या बड़े ड्रोन हो, इनकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत होती है और ये हरासमेंट बहुत क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें जिस तरह पिछले 15-20 दिनों में पाकिस्तान ने किया है, उसमें मेजर ऑफ कोर्स हमने हवा से किया है और कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी था। इसका नतीजा निकलने वाला है कि आप देखें, चाइना का जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र है अफगानिस्तान के सिलसिले में, उन्होंने कल उनसे भी मुलाकात की और कहा है कि आप रिस्ट्रेन करें।
लेकिन मैं फिर कहूँगा ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अपनी औकात से बाहर निकल रहे थे। बिल्कुल। और फादरलैंड मदरलैंड के गठजोड़ का आपने जिक्र किया। बिल्कुल ये एक रियलिटी है और इसमें ये बड़ी हद तक शायद इसको ईरान डैमेज करेगा और ये अपनी मौत खुद ही मरेंगे। बहुत सारी चीज़ें ये देख रहे हैं। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।